नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद का। और ये बच्चों ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है और जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए। बच्चों, आज वर्ण विच्छेद का आखिरी पार्ट है, पार्ट 5, जिसके अंदर मैंने क्लास 9th का ही टॉपिक उठाया है, दुख के अधिकार। तो बच्चों, दुख का अधिकार जो पार्ट है उसमें काफी सारे वर्ण विच्छेद वाले टॉपिक दिए हुए हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचम अक्षर से रिलेटेड और संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड। तो और वहां पे बहुत सारे ऐसे मानक रूप है जो हिंदी में अभी यूज किया जा रहा है, और पहले वो सही था, पर अभी वो उसका सही रूप अलग है। तो वो सारे टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप आपका डाउट वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये क्लास 9th दुख के अधिकार भाषा अध्ययन का प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कंघा जो लिखा है, पतंग लिखा है, चंचल लिखा है, ठंडा, संबंध, और यहाँ सेम दूसरे लाइन में भी वही चीजें लिखी है। तो आखिर इसका सही रूप क्या है? तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ, ये पंचम अक्षर है। ये क्या है? ये सारे आपके क्या है? पंचम अक्षर है। ठीक है बच्चों, ये 9th क्लास के दुख का अधिकार भाषा अध्ययन का प्रश्न नंबर 1 है। यह सबसे पहला पॉइंट कि कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध, दूसरे लाइन में भी सेम चीजें लिखी है, तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले आप ये जानिए, सबसे पहला कि पंचम अक्षर क्या होता है। तो पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। क से लेके ये प तक ये पूरे कितने होते हैं? आपके 25 व्यंजन हैं। और इनका प्रथम, जैसे क वर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क वर्ग। तो क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो गया? अंग हो गया। च वर्ग, च वर्ग का य हो गया। तो ये सारे जो है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पंचम अक्षर कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? पंचम अक्षर। इसको हम पंचम अक्षर कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। अभी देखिए कि यहाँ पर अब इसका रूप क्या है? कंघा, ये पंचम अक्षर का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, ये अंग भी यहाँ पे पंचम अक्षर है। चंचल में भी ये भी इया पंचम अक्षर है। ये भी अड़ा, देखो पंचम अक्षर है। ये देखिए बच्चों, ये सारी चीजें। ओके, तो ये सारे म भी पंचम अक्षर है। तो पंचम अक्षर को हम दो रूप में लिखते हैं, राइट? कहीं पर हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं बच्चों, कि कहीं पर हम इन पंचम अक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, और कहीं पर इसको उसके एक्चुअल रूप में लिखते हैं, हल के रूप में लगाकर। तो कहाँ पे हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम पंचम अक्षर लिखकर उसके नीचे हल का प्रयोग करते हैं, ये दोनों भी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए, कंघा ऐसे भी लिखा हुआ रहे, फिर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो फिर अंतर क्या है इसमें? बच्चों हिंदी का मानक रूप, मानक रूप मतलब हिंदी में उस शब्द को स्थान दिया गया है। तो पहले इस प्रकार से लोग लिखा करते थे। जैसे अब मैंने एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों, चंदा, अभी हम इस तरह से लिखते हैं। तो चंदा का राइट रूप भी ऐसा भी है, सही रूप ये भी है। पहले के लोग इस तरीके से लिखा करते थे, लेकिन आज जो हिंदी में मान्यता किसको दी गई है? इसको दी गई है। तो इसी प्रकार से ये सारे रूप भी सही है। पहले हम इसको ये यूज करते थे, लेकिन अभी जो है वो इसका मानक रूप जो है हिंदी में व्यवस्था की गई है, वो इन रूप में की गई है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अभी देखो, पहले ही मैंने बताया क्या, कि पंचम अक्षर कहीं पर हम डॉट के रूप में प्रयोग करते हैं। पंचम अक्षर मैंने बार बार यहाँ पे लिखा है क्योंकि बच्चों ध्यान में नहीं रखते हैं कि पंचम अक्षर क्या है। तो ये 25 ही व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, जिसको हम वर्ग में काउंट करते हैं। क वर्ग कहते हैं। क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग आता है। च वर्ग का पांचवा अक्षर इया आता है। ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? अंड आता है। इस प्रकार से त वर्ग का न होता है पांचवा अक्षर, और प वर्ग का म होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पंचम अक्षर। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं पंचम अक्षर। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है,
लेकिन आप हर बार ध्यान में रखिए कि इसको पहले वाले में हमने क्या पढ़ा कि वहां पर हम डॉट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कहां पर हम क्यों डॉट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जब देखो, जब पंचम अक्षर दो बार एक के साथ दो बार प्रयोग किया जाए तो वहां पर हम उसका हाफ रूप लिखते हैं। समझा बच्चों आप लोगों को? पंचम अक्षर जैसे यहाँ पर देखो, अक्षुण्ण, अड़ अड़ दो बार आ रहा है, यहाँ पे सम्मिलित म म, ये अड़, ये म, ये सब क्या है बच्चों? ये पंचम अक्षर है। तो जब पंचम अक्षर के बदले में ही हम डॉट का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, अनुस्वार का जब हम प्रयोग करते हैं वो पंचम अक्षर के ही उच्चारण में होता है। तो जब ये पंचम अक्षर दो बार किसी भी शब्द में एक साथ अगर आए तो उस समय हमें उस पहले वाले व्यंजन को हाफ लिखते हैं। जैसे देखो बच्चों, अन्न में एक वर्ड लेती हूँ, अन्न, ठीक है, ये अन्न इस प्रकार से लिखा, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहला वाला न हाफ है और दूसरा न क्या है, पूरा है। तो ये जब हम टाइपिंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है लिखने के लिए, अन्न, इस तरीके से अन्न, इस तरीके से लिख सकते। तो ये सारे प्रकार है आपके तुम्हें अन्न लिखने के। तो एक ये दोनों पंचम अक्षर, अगर आप इसको बोलोगे कि अगर पंचम अक्षर का उच्चारण को हम डॉट में भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ये गलत रूप है, जबकि इसका उच्चारण हाफ ही होता है। बट जब दो पंचम अक्षर एक साथ आए तो हम उसे, जैसे अम्मा है, ठीक है, गन्ना है, तो ये सारे शब्दों के साथ हम इसको डॉट के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अब यहाँ पर देखिए संशय, अभी संशय में हम क्या कर रहे हैं, इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम, अब इसका रूल क्या होता है, अब ये मैं बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला रूल क्या हो गया कि पंचम अक्षर जब दो दो पंचम अक्षर एक साथ आए तो हम इसे पहले वाले को अनुस्वार में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसे हाफ रूप में ही लिखेंगे, ठीक है, उसको हम डॉट के रूप में नहीं लिखेंगे, पंचम अक्षर का रूल है। और इसका वर्ण विच्छेद मैं केवल छोटे वाले का वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे बताती हूँ कि वर्ण विच्छेद करते समय इसका किस प्रकार से होगा आपका अ, ठीक है, और क्योंकि स्वर है इसके इसलिए इसलिए नीचे हल नहीं लगाएंगे, और पहला वाला न जो है वो हाफ है, फिर उसके बाद एक न, फिर अ, इस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि संशय में, संसद में, संरचना में और संवाद में, और जो पहले हमने पहले वाला जो स्लाइड देखा, अभी पहले वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा आपका, चंदा के ऊपर डॉट क्यों है, और चंदा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हम इस प्रकार से क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, कि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए क्या रूल है बच्चों, कि जहां तक ये वर्ग का बात आता है, जहां तक ये वर्ग की बात होती है कि किसकी, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन जहां पर ये डॉट रहता है, याद रखो बच्चों, ये डॉट जो रहता है उसके बाद वाला वर्ण, उसके बाद वाले वर्ण को हम देखेंगे, अगर वो इस स्पर्श व्यंजन के अंदर आता होगा तो हम इसमें इस डॉट के रूप में हाफ लिख के रखेंगे, और ये इसको वर्ण विच्छेद करते समय इसका पंचम वर्ण भी हम लिखते हैं। लेकिन अगर ये वर्ण इसके अलावा हो, ये वर्ग के अलावा हो, तो क्या होगा, जैसे वर्ग के अलावा मतलब अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श्र, तो अगर ये व्यंजन हो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम इसे डॉट के रूप में ही लिखेंगे। अब इसको बच्चों हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर चंदा का वर्ण विच्छेद किया, चंदा हमारा इस प्रकार से लिखा, डॉट के रूप में ही हमें लिखना है, तो इसे हम कैसे करेंगे, च प्लस अ, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है। अब ये जो अनुस्वार है, ये दो डॉट है, इसके बाद वाला वर्ण क्या है, यहाँ पर द है, तो द कहाँ पे आ रहा है बच्चों, देखो द त वर्ग में आता है, इसका पांचवा अक्षर क्या है, न है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, न लिखेंगे, ठीक है, प्लस द, प्लस द के साथ है आ की मात्रा, राइट बच्चों। अब दूसरा वर्ड हम संशय लेते हैं, आपका संशय, ठीक है। अभी संशय में हम क्या करेंगे, सौ के ऊपर है, जैसे नॉर्मल सौ है आपका, सौ प्लस अ लिखिए, उसके बाद ये डॉट दिया हुआ है, और उसके बाद वाला वर्ण आ रहा है श, राइट बच्चों। तो श वर्ग में आ रहा है क्या, ये वर्ग के बाहर का है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन, इनमें से है, ये इसमें से नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस डॉट को हमें
या तो इस प्रकार से लिखेंगे या तो यहाँ पर अनुस्वार लिखेंगे। राइट बच्चों, आया समझ में क्या अंतर है दोनों में? वर्ण विच्छेद करते समय इस प्रकार से इन दोनों भी शब्दों के अंदर अंतर होता है। तो सौ प्लस अ प्लस डॉट या तो अनुस्वार प्लस श और प्लस य। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे जब रहते हैं तो छोटे बच्चे यहाँ पर अनुस्वार भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, तो ये यहाँ पर तीसरे केस में हम यहाँ पर ये भी डॉट डाल के भी देते हैं। ठीक है, थर्ड केस में तो ये तीनों भी करेक्ट रूप है। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आप इसमें से गलत नहीं होगा। अनुस्वार डॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुस्वार लिख भी सकते हैं और ये डॉट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा कि पंचम अक्षर से रिलेटेड क्या रूल है। पंचम अक्षर को कहाँ पे हम डॉट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे उसे हम हाफ लिख सकते हैं और कहाँ पर उसे पंचम अक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं वर्ण विच्छेद करते समय, और कहाँ पे हम उसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि मैम हमें समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपको फिर से कोई अलग से वीडियो बना के अलग टॉपिक या कोई भी शब्द से आपको टॉपिक डाउट होगा तो टॉपिक कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। राइट बच्चों, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों हिंदी में। बच्चों आज का ये आखिरी टॉपिक है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और कहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में जो बिंदी है, ये जो डॉट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, इस बिंदी के दो रूप है। ठीक है, जैसे अभी अब मैंने यहाँ पर लिख लिया में एक शब्द, तो इस बिंदी के यहाँ पर और या ये भी एक बिंदी ही है। ठीक है बच्चों, दोनों भी बिंदी है। तो लेकिन हिंदी में बिंदी के जो रूप है ना वो दो है। चंद्रबिंदु का एक लघु रूप भी होता है। चंद्रबिंदु का लघु रूप मतलब चंद्रबिंदु जो ये है चंद्रबिंदु, इसका लघु रूप मतलब होता है छोटा रूप। लघु रूप हो गया इसका छोटा, जो ये डॉट के रूप में भी आता है। तो कहीं पर चंद्रबिंदु इस रूप में होता है और कहीं पर चंद्रबिंदु डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है एक अनुस्वार है। अनुस्वार का रूप हिंदी में होता है ये हो गया आपका अनुस्वार। राइट बच्चों, ये हो गया आपका लघु रूप को आपका चंद्रबिंदु का। तो अब प्रॉब्लम ऐसा है बच्चों, आप सोचेंगे मैम हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना कैसे समझेंगे। तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है समझने के लिए बच्चों, कि हिंदी में ऊपर की जो लिखा होती है उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। कोई भी शब्द, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, ये शब्द ही शब्द है, इसके ऊपर जो ये रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, शिरोरेखा। राइट बच्चों, अब ये शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो चंद्रबिंदु अपने मूल रूप में, चंद्रबिंदु का मूल रूप क्या है बच्चों, ये है, चंद्रबिंदु का मूल रूप ये है, तो अपने मूल रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे अ के ऊपर चंद्रबिंदु का जब उच्चारण आ रहा है, अधेरा और अंधेरा। ठीक है, तो जब चंद्रबिंदु का साउंड आ रहा है वहां पर और अ के ऊपर, जैसे अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा मतलब होता है शिरोरेखा के ऊपर कोई अगर मात्रा नहीं है, मात्रा अगर है तो उसके ऊपर क्या होगा, ये डॉट के रूप में चंद्रबिंदु आएगा। और अगर मात्रा नहीं है तो चंद्रबिंदु अपने मूल रूप में आ जाएगा। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए सारे जो एग्जाम्पल है, ये देखिए इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, ये ईट है, ये चंद्रबिंदु है, ये अनुस्वार नहीं है बच्चों। अभी मैं इसका वर्ण विच्छेद करके भी आपको क्लियर करूंगी कि कहाँ पर ये अनुस्वार है और कहाँ पर ये अनुनासिक है। यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है एक ऊपर, अर्थात अ आ ई उ री ए नहीं आएगा बच्चों, केवल इतना, ये यहाँ तक के जो है वर्ड, इसके ऊपर क्या होगा, चंद्रबिंदु अपने मूल रूप में आएगा। ई को छोड़ दीजिए, ई के साथ डॉट के रूप में आता है, ले ई अपने मूल रूप में रहेगा तो डॉट के रूप में आएगा, नहीं तो इन सारे शब्दों के, इन सारे स्वर के साथ में चंद्रबिंदु अपने मूल रूप में होगा। बच्चों शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो चंद्रबिंदु अपने मूल रूप में आएगा। ठीक है, और अगर कोई मात्रा होती है जैसे में, मैं, सरसों, परसों, तो जब अगर कोई मात्रा होगी तो चंद्रबिंदु क्या आएगा, इस डॉट के रूप में भी रूप में आएगा। तो इसको आप अनुस्वार समझने की गलती मत कीजिएगा। जैसे ए ओ और औ, ये जब मात्राएं होंगी शिरोरेखा के ऊपर तो चंद्रबिंदु हमेशा डॉट के रूप में आएगा। अब इसको हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी मैं
वर्ण विच्छेद ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं उसमें। केवल मैं यहाँ पर डॉट अनुस्वार के लिए बना रही हूँ। म प्लस ए आएगा, ए की मात्रा है तो ए होगा। फिर यहाँ पर आपका चंद्र बिंदु होगा, क्योंकि ये डॉट क्या है आपका चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का लघु रूप। और उसी तरीके से अगर अंधेरा लिखते हैं, हम अंधेरा लिखते हैं तो तो चंद्र क्या है आपका स्वर है, इसलिए इसके ऊपर हल नहीं लगेगा, यहाँ पे हल नहीं लगेगा। और इसको हम प्लस चंद्र बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस ध के नीचे हल प्लस ए और प्लस र प्लस आ, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब चंदा अगर हमने लिखा तो अभी चौ का क्या हो जाएगा, चौ प्लस अ। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, या तो अ के ऊपर अनुस्वार लिखेंगे या तो स्लैश डालेंगे अनुस्वार। उसी प्रकार हम सरसों का भी करेंगे, सरसों का भी वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं एक। तो सरसों का भी सेम तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे, स प्लस अ प्लस र प्लस अ और प्लस स प्लस ओ, और यहां पर आएगा आपका चंद्र बिंदु, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से होगा ये चंद्र बिंदु डॉट के रूप में। ये आप अनुनासिक यहाँ पर अगर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चाहे पंचम अक्षर की बात हो या चंद्रबिंदु की बात हो या हिंदी के मानक रूप को लेकर कोई बात हो या फिर आपका संयुक्त व्यंजन से संबंधित, तो इस वीडियो में मैंने पूरे कवर किया है, पूरे कवर करने की कोशिश की है कि बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। फिर भी अगर लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। आपके सारे डाउट को मैं डेफिनेटली मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू बच्चों।